अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान ने 1 महीने से भी कम वक्त में दासू में चीनी और पाकिस्तानी शहरियों पर हमले की तफसीलात सामने रख दी हैं और मीडिया को वाक़े के तमाम मुहर्रिकात और जिम्मेदारों से आगाह कर दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दासू वाक़े के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। इस हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगान खुफिया एजेंसी NDS का गठजोड़ नजर आया है। जो गाड़ी वाक़े में इस्तेमाल की गई उसकी भी शनाख्त हो गई है। तहकीकात के मुताबिक वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी पाकिस्तान स्मगल की गई थी। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद बताया कि हमलावरों का पहला टारगेट व्यामीर भाषा डैम की साइट थी, लेकिन जब हमलावर वहां कुछ ना कर सके तो दासू में हमला किया गया। रॉ और NDS दोनों को पाक चीन दोस्ती हजम नहीं हो रही। इस वाक़े के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। इसकी प्लानिंग, इसकी एग्जीक्यूशन के, इसके मनसूबाबंदी के जो ताने बाने हैं वो हमें वाज़े तौर पर NDS और रॉ का इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है। हमारी नजर में एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर चीन की जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और हमारी जो आपस में बढ़ती हुई इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो उनको हजम नहीं हो रही। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह भी बताया कि तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वाक़े के तमाम जिम्मेदारों को बेनकाब करके करार वाकई सजा दी जाएगी। हम तहकीकात को उस हद तक लेकर जाएंगे कि जो इसके कारिंदे हैं जिन्होंने ये हरकत की है उनको न सिर्फ बेनकाब किया जाए, उनको करार वाकई सजा दी जाए। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और इन साजिशों को दुनिया के सामने लाने के लिए जरूरी है कि जो बात की जाए मुदल्लिल हो और इस हवाले से जो इल्जाम लगाया जाए वो ठोस हो। इस हवाले से जो दस्तावेज़ात पेश की जाएं वो मुसद्दिका हों ताकि दुनिया के सामने अपना मुकदमा ठीक से पेश किया जा सके और दुनिया आपकी बात को संजीदा ले। जैसा कि पाकिस्तान बार बार दुनिया को बता रहा है और एविडेंस के साथ बता रहा है कि कैसे भारत पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहा है, मगर दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने सोशल मीडिया विंग की एंटी स्टेट ट्रेंड्स पर 135 सफ़हात की रिपोर्ट जारी की। होना तो यह चाहिए था कि ये रिपोर्ट ठोस होती, इसमें ठोस शवाहिद होते, मगर ये रिपोर्ट मजाक बन गई है। इसका सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है। इस हसास मामले में भी हुकूमत ने अपोजिशन को घसीटने की कोशिश की और अपोजिशन की जमातों पर रियासत मुखालिफ ट्रेंड चलाने का इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ मुकदमा रखना था, उसमें मजे का केस बातें लिखी गई हैं। जियो न्यूज़ की सीनियर प्रोड्यूसर मरियम चौधरी ने इस रिपोर्ट का जायजा लिया है और बताया है कि इस रिपोर्ट के 134 सफ़हात में से 85 सफ़हात में सिर्फ ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं। इसका मतलब है कि 63% से ज़ायद रिपोर्ट स्क्रीनशॉट्स पर मुश्तमिल है। उन 85 सफ़हात में 666 ट्वीट्स हैं, जिनमें से 142 ट्वीट्स 3 अकाउंट से की गई हैं। इसका मतलब है कि इस रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई 21% ट्वीट्स सिर्फ 3 अकाउंट से की गई हैं। और अगर इन तीनों अकाउंट्स का मज़ीद जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि इन तीनों अकाउंट्स के सिर्फ 11,000 से भी कम फॉलोअर्स हैं। सिर्फ यही नहीं, बजाय इसके कि ये बताया जाता कि कैसे भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, कैसे भारत से ट्रेंड शुरू किया जाता है और फिर पाकिस्तान में उसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे मुख्तलिफ किरदार पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, दुनिया में मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, ये सब कुछ शवाहिद बताने के बजाय मजे का खेज मवाद रिपोर्ट में शामिल किया गया। ट्वीट का मवाद देखे बगैर ही हैशटैग देखकर उसके स्क्रीनशॉट्स रिपोर्ट में लगा दिए गए। ये बात सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले जानते हैं कि अक्सर अकाउंट्स मार्केटिंग के लिए भी ट्रेंड होने वाली हैशटैग का हिस्सा बनते हैं। अक्सर लोग हैशटैग इस्तेमाल करके ट्रेंड के खिलाफ बात करते हैं, मगर हुकूमती रिपोर्ट में ट्वीट का मवाद देखे बगैर ही सिर्फ हैशटैग देखकर उसे रिपोर्ट का हिस्सा बना दिया गया। मिसाल के तौर पर एक फेक अकाउंट है पेट्रियट राव, उस अकाउंट से एक मीम ट्वीट की गई और साथ ही कई हैशटैग्स इस्तेमाल किए गए, उस ट्वीट को भी रिपोर्ट का हिस्सा बना दिया गया है। इसी तरह सहाफ़ी फरिया इदरीस का ट्वीट भी इस रिपोर्ट में शामिल कर दिया गया। उन्होंने वेबसाइट द करंट से बात करते हुए कहा कि मैंने रियासत के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है, मगर जिस तरह से रिपोर्ट तैयार की गई उसमें मुझे भी कसूरवार बना दिया गया है। और फिर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह फैल गया कि मैंने एंटी स्टेट हूँ और जब मैंने वजाहत मांगी तो मुझे बताया गया कि रिपोर्ट में बताए गए तमाम अकाउंट्स का ये मतलब नहीं है कि वो रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्विस हैं। ये सिर्फ ट्रेंड्स या हैशटैग का मुकम्मल सफर बता रहे हैं। इसलिए फरिया इदरीस ने इसराइल से मुतालिक ट्रेंड्स पर जो रद्द-ए-अमल दिया उसे भी रिपोर्ट का हिस्सा बना दिया गया। इसके अलावा रिपोर्ट में साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के रीट्वीट को भी शामिल किया गया है, जिसमें लिखा था कि अमेरिका के पास मुस्लिम दुनिया पर बमबारी का कोई हक नहीं, क्यों दहशतगर्द मोदी पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है। रहमान मलिक के इस ट्वीट को भी रिपोर्ट का हिस्सा बना दिया गया, हालांकि रीट्वीट था। इसके अलावा एक ऐप ट्वीट्स मैप जिस पर क्रेडिट कार्ड से अदायगी करके मवाद हासिल किया जा सकता है और इस रिपोर्ट में भी जगह जगह उसका जिक्र किया गया है। और फिर जब जियो न्यूज़ की सीनियर प्रोड्यूसर मरियम चौधरी ने ट्वीट्स मैप को लिखा
कि क्या आपकी साइट से लिए गए डेटा का सही तज्जिया किया गया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हुकूमत पाकिस्तान तो हमारी सर्विस इस्तेमाल करने के लिए ऑथराइज्ड ही नहीं है, हम इसकी तहकीक करेंगे कि कैसे उन्हें रसाई हासिल हुई। आगे उन्होंने जवाब दिया कि आमतौर पर हुकूमती एजेंसीज एक वेटिंग प्रोसेस से गुजरती हैं, जिसके बाद हम उन्हें अपनी सर्विस इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। हमारा कभी हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता ही नहीं हुआ है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट पर सवालात उठाए जा रहे हैं। एक ऐसी ऐप जिस पर आप अपने क्रेडिट कार्ड से डेटा ले सकते हैं, उस डेटा को लेकर रियासती सतह पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है। मगर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही है या फिर कोई मुतहर्रिक नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की मुहिम चलाई जाती रही है। भारत पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशें करता रहा है। खुद हमने अपने 2016 और 2017 के प्रोग्राम में बताया था कि कैसे जिनेवा में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। रवा माह के आगाज से अचानक से स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में बलोचिस्तान से मुतालिक पोस्टर्स और बिलबोर्ड जगह जगह नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस प्रोपेगेंडे के पोस्टर्स रक्षों पर और टैक्सियों पर चस्पा हैं और इस मज़मूम मुहिम की टाइमिंग और मकाम बहुत अहम है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 36वां इजलास हो रहा है। इंसानी हकूक़ की काउंसिल का 36वां इजलास हो रहा है। गुज़िश्ता साल भी सितंबर के महीने में जेनेवा में ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन गुज़िश्ता साल भी इस काम को अंजाम देने वाले पैसे देकर किराए के मुजाहिरीन लाए गए थे। गुज़िश्ता बरस ये काम कराया गया पैसे देकर मुजाहिरीन से। इस बरस ये काम कराया जा रहा है रिक्शों पर, गाड़ियों पर, बसों पर या फिर बिलबोर्ड लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे उस पर लगा के। इस मरतबा भी सड़कों पर पाकिस्तान मुखालिफ इश्तिहारी मुहिम चलाने वालों को कुछ मालूम नहीं। गुज़िश्ता साल इन किराए के मुजाहिरीन का भांडा हमने अपने ही प्रोग्राम में फोड़ा था। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमीशन के 33वें इजलास के दौरान स्विट्जरलैंड के अहम शहर जिनेवा में बलोचिस्तान के हुकूक के नाम पर मुजाहरे किए गए और भारतीय मीडिया पर भरपूर अंदाज में दिखाए गए ये कहकर कि बलोच अवाम बलोचिस्तान की आज़ादी के हक में और पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के मजालिम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जिनेवा में होने वाले मुजाहिरों में शरीक अफराद का ताल्लुक बलोचिस्तान से था ही नहीं। इन मुजाहिरीन को जिनेवा रेफ्यूजी सेंटर से लाया गया। साहब पिछले साल भी जिनेवा गए थे, पिछले साल की निस्बत इस साल जो कैंपेन है वो क्या मुख्तलिफ है, ज्यादा बड़ी है, क्या फर्क है? ये बहुत बड़ी कैंपेन है। इसकी अगर आप कॉस्ट का अंदाजा लगाएं तो ये तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन फ्रैंक्स तक की इसकी कॉस्ट बनती है। चूंकि जेनेवा के जिन एरियाज में ये कैंपेन चलाई जा रही है वो दुनिया का महंगा तरीन डिस्ट्रिक्ट उसको माना जाता है। जो बलोचिस्तान हाउस नामी तंजीम है उसने पोस्टर्स लगा रखे हैं जो पाकिस्तान का जो उसकी जो जोग्राफिया जो वहदत है उसके खिलाफ है, जिन पर नारे दर्ज हैं। इस तरह की कैंपेन कम से कम 10 साल से मैं जिनेवा कवर कर रहा हूं। मैंने इतनी बड़ी कैंपेन इस लेवल पर नहीं देखी और ये बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में चलाई जा रही है। और फिर 4 साल बाद हमारे प्रोग्राम में उठाए गए हकाइक दुरुस्त साबित हुए जब गुज़िश्ता साल दिसंबर में यूरोपीय यूनियन में फेक न्यूज़ यानी झूठी खबरों के हवाले से काम करने वाले तहकीकाती इदारे EU डिसइंफो लैब ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि कैसे भारत जाली मीडिया और इंसानी हकूक़ के इदारे बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। हमने इस रिपोर्ट को भी तफसील से कवर किया, जिसमें हमारे प्रोग्राम में रखे गए 2016 और 17 के हकाइक को तफसील से कवर किया गया और दुरुस्त साबित किया गया। मगर अब जो रिपोर्ट हुकूमत ने तैयार की है उस पर सवालात उठ रहे हैं कि क्या उसे दुनिया संजीदगी से लेगी। इसका सोशल मीडिया पर जिस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है, तो क्या हुकूमत ने पाकिस्तान का केस खराब नहीं कर दिया है? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, जाहिर इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन्स की जाती हैं। हम 2015 में दिखा चुके हैं कि किस तरीके से जिनेवा में भारत स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन्स की गई। 2017 में ये मामला दिखा चुके हैं। फिर EU डिसइंफो लैब में ये सारी की सारी बातें आई, वो भी दिखा चुके हैं। कल आप लोगों की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई उस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। 134 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें से जो 85 सफ़हात हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन शॉट्स के हैं, यानी तकरीबन 63.4% जो रिपोर्ट का है वो सिर्फ ट्वीट्स के स्क्रीन शॉट्स का है। 666 में से 142 यानी कि 21.3% जो ट्वीट्स हैं वो सिर्फ 3 अकाउंट से हुए हैं। इन 3 अकाउंट्स के जो टोटल फॉलोवर्स हैं वो महज 11,000 हैं और जो टॉप है उसके 1000 भी नहीं हैं। और ये कैसे ना आपने कोई सेंटिमेंट एनालिसिस किया कि कौन से प्रो स्टेट हैं, कौन से एंटी स्टेट ट्वीट्स हैं? सिर्फ और सिर्फ हैशटैग्स का डेटा करके आपने 85 पेजेस स्क्रीनशॉट्स की रिपोर्ट रिलीज कर दी? नहीं, जो डाटा है या जो रिपोर्ट है वो तो एक पेज में भी आ सकती थी और वो बड़ी सिंपल है कि इसमें तकरीबन जो 2 साल का
डेटा एनालाइज किया गया जिसमें तकरीबन 150 ट्रेंड्स जो हैं वो बनाए गए। उस ट्रेंड्स को किस तरीके से हिंदुस्तान में और फिर अफगानिस्तान में उनको उछाला गया। तकरीबन 37 लाख ट्वीट्स जो हैं वो इन ट्रेंड्स के ऊपर की गई, जिनके ऊपर तकरीबन 1000 घंटे जो हैं वो खर्च हुए। ये जो आप बात कर रहे हैं कि फलाने की फॉलोइंग इतनी थी या फलाने की फॉलोइंग इतनी थी, वो इसलिए था कि वो ट्रेंड शुरू करवाने के लिए वो जो ट्रेंड्स हैं वो इस्तेमाल किए गए। बाकी सारा काम तो बॉट कर रहा था, सारा काम तो हिंदुस्तान से हो रहा था। मिसाल के तौर के ऊपर आप मुझे बताइए कि जैसे जब TLP के खिलाफ कराची में पुलिस एक्शन अगर कर रही है तो एक ट्रेंड चलाया गया कि कराची इज इन अ सिविल वॉर। उसके ऊपर चंद घंटों में हजारों ट्वीट्स जो हैं वो तो हिंदुस्तान से हुई। इसी तरीके से जो करीमा बलोच का मामला हो या और बाकी जो ट्रेंड्स हों, उनको ट्रेंड्स में यहाँ से शुरू हुए, लेकिन उनको बुनियादी तौर के ऊपर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनकी क्या फॉलोइंग थी या वो लोग कितने थे या ट्विटर कितने थे। सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि उन ट्रेंड्स को सपोर्ट किया गया हिंदुस्तान से और अफगानिस्तान से। मगर फौजी साहब, फिर रिपोर्ट में जो 134 पेज की रिपोर्ट है उसमें यह साबित करना चाहिए था ना कि कैसे अफगानिस्तान से और भारत से यह चीज साबित की गई। इसमें तो जो ट्वीट्स प्रोड्यूस कर दिए गए हैं जो कि 85 पेजेस पर मुहित हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स हैं जो ट्रेंड के खिलाफ पाकिस्तान के हक में बात कर रहे हैं। एक रहमान मलिक साहब का रीट्वीट है, उन्हें भी तस्वीर के साथ इसमें डाल दिया गया है जिसमें वो मोदी के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक बुशरा गौर साहिबा का ट्वीट है जिसमें वो पीडीएम की लीडरशिप को क्रिटिसाइज कर रही हैं। इसमें एक निदा किरमानी साहिबा का है जिसमें भी वो कह रही है कि जो सैंक्शन पाकिस्तान का ट्वीट है इसके खिलाफ बात कर रही हैं। तो कोई सेंटिमेंट एनालिसिस तो करते हैं और बताते हैं कि देखें ये इंडिया से हो रहा है, ये नेगेटिव है। कोई एनालिसिस ही नहीं किया गया, ऐसी रिपोर्ट में सारे के सारे ट्वीट्स डाल दिए गए जिसमें से बहुत सारे पॉजिटिव है। अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है फिर आपने मैकेनिज्म नहीं पढ़ा इसका और ना ही आपने समझने की कोशिश की है कि जो रिपोर्ट है वो कह क्या रही है। इसके दो हिस्से हैं। एक है कि जो ट्रेंड है और जो ट्रेंड में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, जो तस्वीरें दी गई हैं या चीजें दी गई हैं। फॉर एग्जांपल सैंक्शन पाकिस्तान है और मैं उसमें ये करता हूं कि ये क्या बकवास ट्रेंड है सैंक्शन पाकिस्तान, और मैं ये ट्वीट करता हूं, तो मैं उस ट्रेंड में हिस्सादार हूं। मैंने ट्रेंड में हिस्सा लिया है, पॉजिटिवली लिया है या नेगेटिवली लिया है, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अगर आप देखते तो हमने पूरा चार्ट क्रिएट किया है कि कैसे एक ही जगह से वो ट्वीट्स जो हैं वो उभर रही हैं। और वो जो चार्ट है अगर आप देखें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ट्वीट किसने क्या की, रहमान मलिक साहब ने ये किया, फलाने ने क्या की, फलाने ने की। वो पाकिस्तान के अंदर की शख्सियात का तो इतना प्रॉब्लम ही नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप नक्शा देखें तो आपको मालूम होता है कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर से वो ट्रेंड जो हैं उनको एक बड़ा किया गया, उनको बताया गया। और हिंदुस्तान ये क्यों कर रहा था ताकि वो बाहर दुनिया को ये बता सके कि देखें पाकिस्तान के अंदर तो क्योस मचा हुआ है और ये सारी चीजें जो हैं वो वहां पर हो रही हैं। शख्सियात में किसी ने क्या किया, किसने क्या, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर नहीं फौजी साहब, मगर फिर इसमें हिंदुस्तान में किसने किस तरीके से प्रमोट किया, अफगानिस्तान में किसने किस तरीके से प्रमोट किया, रिपोर्ट का महवर यह होना चाहिए था ना। अब आप मुझे कह रहे हैं कि शायद मैंने सही तरीके से देखा नहीं है। मुझे डाउट हो रहा है कि कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बगैर पढ़े कर दी थी आपने और मुईद यूसुफ साहब ने, क्योंकि फरिया इदरीस साहिबा का इसमें नाम है। वो कह रही है कि मुझे बहुत मैसेजेस आना शुरू हो गए कि मैं कोई एंटी स्टेट हूं। फिर मैंने राब्ता किया तो दी करंट में लिखा हुआ है उनका वर्जन कि उसके बाद आप लोगों ने डिस्क्लेमर ऐड किया है, उससे पहले आप लोगों ने डिस्क्लेमर भी नहीं ऐड किया था। जो डेटा आप लोगों को मिला आप लोगों ने रिपोर्ट में डाल दिया। 134 पेज किसकी रिपोर्ट में 85 पेजेस पर ट्वीट्स डाल दिए लोगों के। सही नहीं, देखिए आपने तकरीर काफी लंबी की है, ऐसा नहीं है। दोबारा मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जरा मैकेनिज्म समझिए पहले, ताकि आपको मालूम हो सके कि मैकेनिज्म क्या है और इसमें ऑब्जेक्शनेबल बात क्या है। वो ठीक है, आप लोगों में से जो है वो होगा, कुछ लोगों की हमदर्दियां होंगी, कुछ ये होगा कि फलाने का नाम क्यों आ गया या फलाने का नाम क्यों आ गया, वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। जो इस मैकेनिज्म में जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि एक है कि जो ट्रेंड शुरू किए गए, दूसरा ये है कि उस ट्रेंड को ज्यादा बड़ा कहां पे किया गया, और तीसरा ये है कि उस ट्रेंड में हिस्सादार कौन थे। जो ट्रेंड में आप जिस तरह बार बार नाम ले रहे हैं कि फलाने का भी नाम डाल दिया गया, फलाने का भी नाम डाल दिया गया, मैंने दोबारा आपको अर्ज कर रहा हूं, किसी ने भी उस ट्रेंड के खिलाफ भी ट्वीट की होगी, उसका नाम उसमें होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेंड फैलाने में जाहिर है। असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर से किस तरीके से इन ट्रेंड्स को बड़ा किया गया, वो चार्ट में जो है वो दे दिया गया है।
अब अगर आप तीसरी बात ये कह रहे हैं कि हमें एक्चुअली रिपोर्ट में ये भी बताना चाहिए था कि हिंदुस्तान में कौन कौन लोग जो है उन्होंने ये ट्वीट किया, वो जिम्मेदारान कौन है, वो लोग कौन हैं, उसमें हम नहीं जा सकते, वो हमें नहीं पता। वो ज्यादातर जो अकाउंट्स हैं वो बॉट से हैं, ज्यादातर अकाउंट फेक है और हिंदुस्तान के अंदर से हुए हैं। वही हमारे लिए बहुत है कि हिंदुस्तान के अंदर से ये ट्वीट हुई हैं और अफगानिस्तान। मगर आपने अफगानिस्तान के कुछ लोग बताए हैं, भारत के नहीं बताए हैं। आप कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट में नाम है वो अहम नहीं है, तो फिर क्या अहम है? जिसमें पाकिस्तान के आपने बहुत सारे नाम बता दिए हैं, उसमें मैं फिर कह रहा हूं कि सेंटिमेंट एनालिसिस नहीं किए। साथ में एक ऐप है ट्वीप्स मैप, उसमें क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर इंफॉर्मेशन लेनी हो आप क्रेडिट कार्ड से वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जब हमने इस ऐप को लिखा तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि जी हुकूमत पाकिस्तान तो हमारी क्लाइंट ही नहीं है, अगर ये लिया गया है तो ये फिर आप लोगों ने क्या लीगली नहीं लिया है? डेटा लिया और छाप दिया और रिपोर्ट कर दी और NSA ने और इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ठीक बात नहीं, मुझे खुशी है कि आपकी एक पूरी कोशिश ये है कि आप रिपोर्ट को डिस्क्रेडिट कर सकें और आपने अपना जो ग्रुप है अनफॉर्चुनेटली हमेशा फवाद साहब मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा फवाद साहब, अगर डिस्क्रेडिट करना होता नहीं, मैं सिर्फ ये सवाल करूंगा कि आपको मंतक से बात आपको मंतक से बात करनी आती है तो मंतक से कर लें, पर्सनल अगर आप होंगे तो फिर ये डिबेट कहां जाएगी आपको पता है। आपको मंतक से बात करनी आती है, मंतक से कर ले, जवाब नहीं है तो कहते मैं अगला सवाल कर लूंगा। नहीं आप बात समझ लेना, आप ऐसे एक चीज को बार बार जो है वो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है मैं ऐसे नहीं घुमा सकूंगा, आप नहीं घुमा सकेंगे। इशू ये है मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कोई ना समझना चाहे तो जाहिर है उसको कौन समझा सकता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं जो हिंदुस्तान से एक्टिविटी है वो ज्यादातर बॉट के ऊपर एक्टिविटी है। बॉट के ऊपर एक्टिविटी आप नामों से आइडेंटिफाई नहीं करते, और जिस तरीके से आपका यहाँ पे जो ट्विटर में आप बार बार ये कह रहे हैं फलाने का नाम आपने ले लिया, फलाने का नाम आपने ले लिया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी उस ट्रेंड में नेगेटिवली भी पार्टिसिपेट कर सकता है, पॉजिटिवली भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे आप बताइए, अगर 37 लाख ट्वीट्स होती हैं पाकिस्तान के खिलाफ 150 ट्रेंड्स में, जिसमें हिंदुस्तान से ट्वीट्स हो रही हैं, तो क्या ये पाकिस्तान के लिए वरी नहीं होना चाहिए? फिर आप ये कह रहे हैं कि आपने लिखा किसी को, आपने उसे खुद ही अज्यूम कर लिया कि नहीं ये वो आपने उसी से लिया होगा, आपने खुद ही अज्यूम कर लिया कि नहीं ये उन्होंने आपने इलीगली लिया होगा। बेसिकली आप मतलब मुझे तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्चुअली जो है वो इलीगली डाटा लिया है उन्होंने, आप ये कहना चाह रहे हैं? फवाद साहब मैं सवाल करना चाह रहा था, मगर आपने अगर इलीगली नहीं लिया है और आप लोगों ने पूरा एनालाइज करके ही पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उस ऐप से जो आपने डेटा लिया इसमें मुतादी जगह जो मैप दिखाया गया है वो पाकिस्तान का ऑफिशियली अप्रूव्ड मैप नहीं है। उसमें कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है, जो कि जाहिर है उससे ये तो नहीं कहा जा सकता जैसा कि पाकिस्तान में एक नैरेटिव शुरू हो जाता है। स्क्रीन पर नजर आ रहा है। किसने कहा है कि देखिए आपसे किसने कहा है कि इस ऐप से डाटा लिया गया है? तो अगर नहीं लिया गया है तो ये पाकिस्तान का मैप क्यों दिखाया, ऐसा मैप क्यों दिखाया गया? वैसे तो रिपोर्ट में लिखा हुआ है, और नहीं रिपोर्ट में लिखा हुआ है, रिपोर्ट में लिखा हुआ है, अगर आपने पढ़ी है। पहली बात यह है कि जो पाकिस्तान का मैप दिखाया गया है या जो हिंदुस्तान का मैप दिखाया गया है, ये दिखाया गया है कि ट्वीट्स कहां से हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप हिंदुस्तान की मोहब्बत में इतने बावले क्यों हुए जा रहे हैं? फिर क्यों आप साबित करना चाहते हैं कि एक्चुअली पाकिस्तान मोहब्बत में मैं बावला हुआ जा रहा हूं, मैं बावला हुआ जा रहा हूं। हर मैप के ऊपर, हर पिक्चर के ऊपर ट्वीट्स मैप लिखा हुआ है, वो आपने नहीं पढ़ा। कश्मीर को, और मैं कतई तौर पर आपके पेट्रियोटिज्म पे नहीं सवाल उठाऊंगा जैसे आप पर्सनल होकर सवाल उठा रहे हैं, ये गलती हो गई होगी, मगर ये रिपोर्ट 134 पेजेस की NSA और इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो की है उनसे सवाल होगा इस बात पे कि आपने पढ़ के सही डेटा एनालाइज करके सेंटिमेंट एनालिसिस करके नाम देख के आइडेंटिफाई करके फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ऐसी कर दी थी? जी नहीं ऐसे की थी, पढ़ के की थी, सारा डाटा एनालिसिस आपके सामने है। आपको पसंद है आप बिलीव करिए, नहीं पसंद है आप स्क्रैप कर दीजिए। तो फवाद साहब फिर इस रिपोर्ट में अगर कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया है तो किसकी इंडिया से मोहब्बत जाहिर होगी, आपकी या मेरी? नहीं, कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया, कोई ऐसी बात। आवाम को नजर आ रहा है, आवाम को नजर आ रहा है स्क्रीन पर। आपके पास रिपोर्ट होगी, खोलिए, आपके पास रिपोर्ट होगी, खोलिए। ट्वीट मैप है वो आपको दिखा दिया गया है। बहरहाल मैंने आपको बता दिया जो ट्वीट्स हिंदुस्तान से हुई हैं वो आपके सामने है, जो है वो आपके सामने है, बाकी आपकी मर्जी है, आप जिस तरह मर्जी ट्विस्ट देना चाहें। मगर आप दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, इस गलती को माने ना। फिर ये मैप क्यों है इसमें? आई होप कि आप ये
आई होप आप रवायती तौर पे प्रोग्राम एडिट करके भी नहीं चलाएंगे। कोई एडिट नहीं हो रहा है, आप मान ले गलती। आपकी पेट्रोलिज्म पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, जैसे आप उठाते हैं गलती हो गई है। कश्मीर को कैसे दिखा दिया है भारत का? कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। पेट्रोलिज्म आपका भी, जियो वालों का भी पता है, हमारा भी पता है, वो छोड़ दें। आप कर लें, मैं अभी भी आपकी उबुलवत्ती पर सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि किसी को हक ही नहीं है किसी की उबुलवत्ती पर सवाल उठाने का। मगर आपकी इनकॉम्पिटेंस पे सवाल उठा रहे हैं। आप तो हर एक पे सवाल उठाते हैं, इनकॉम्पिटेंस पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, हम तो आपके सामने रख दिया है। अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान का नहीं है और ये जाली रिपोर्ट बनाई गई है तो आपकी अपनी मर्जी, आप बता दीजिए। मतलब हमने तो सबसे पहले 2015 में दिखाया, 2017 में दिखाया, फिर EU डिसइंफो लैब को दिखाया। आप लोगों ने इस पर्पस को सर्व किया है या उल्टा डिस्क्रेडिट किया है अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से? ये सवाल उठ रहा है कि भारत तो जो करता है पाकिस्तान के खिलाफ, आप लोगों ने इसको पर्पस को सर्व किया, डिस्क्रेडिट किया। आपके सामने डाटा है, आप उस डाटा को मानने को तैयार नहीं है। आपके सामने चीजें हैं, आप उसको फायदा देना चाहते हैं। पीटीएम वालों के ऊपर कुछ हो वैसे ही आपका दिल धड़क जाता है। बट एनीवेज कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। मैंने आपको कहा जबरदस्ती थोड़ी। फवाद साहब, हमारा कैसे दिल धड़कता है? इमरान खान साहब ओपोजिशन में उनके प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते थे। तो बकौल आपके पाकिस्तान में है नहीं, बकौल आपके। फवाद साहब, इमरान खान साहब उनके प्रोटेस्ट में जाके हिस्सा लेते थे। आप कह रहे हैं कि मीडिया का दिल धड़क जाता है, मगर जो पीटीएम के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा है वो जरा सुनिए। इस रिपोर्ट में लिखा है कि पीटीएम ने यह तासुर पैदा किया है कि मीडिया पर उनकी कवरेज पर पाबंदी है। हालांकि बहुत सारे बाहर के पब्लिकेशंस उनके मकासद और दावों को छापते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में उन पब्लिकेशंस को बंद कर दिया गया था, मगर इस पाबंदी के बावजूद इन पब्लिकेशंस ने पीटीएम की कवरेज को दुगना कर दिया। ये पीटीएम के मकसद को आप लोगों ने उनके मौकफ को गलत साबित किया है, दुरुस्त साबित किया है, ये जो लिखा है इस रिपोर्ट में? नहीं, जो आपने अभी कर रहे हैं पीटीएम की कवरेज तो आप कर रहे हैं। क्या कवरेज कर रहे हैं? ट्वीट्स आप करते हैं, सबसे ज्यादा जो है वो सपोर्ट आप। मैंने तो पीटीएम का नाम भी नहीं लिया, आपने नाम लिया है, आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। नहीं, हमारी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। इशू ये है कि देखिए, पीटीएम का हमारा जो मामला है वो सिर्फ ये है कि आप 150 ट्रेंड उन्होंने क्रिएट किए, उन ट्रेंड्स को हिंदुस्तान से सपोर्ट मिली, वो डाटा उसको वेरीफाई कर रहा है। अब अगर किसी का दिल पीटीएम के एजेंडे के साथ धड़कता है तो पीटीएम जाने और वो जाने, हमारा काम ये नहीं है, ये तो इंटीरियर मिनिस्ट्री जाने और उनका काम है। फौजी साहब, आपकी रिपोर्ट रियासत पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रही है कि फॉरेन पब्लिकेशंस को पीटीएम की कवरेज की वजह से बंद किया गया है, ये दुरुस्त बात है? किसी फॉरेन पब्लिकेशन को जो पाकिस्तान के लोगों को वायलेट करेगी उसको बंद करना हमारा हक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी को इस बना पे बंद किया गया या नहीं किया। सर, फिर आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी ना? ऐसे बगैर पढ़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तमाम जो इस वक्त तक इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं जो पाकिस्तान में हैं, उनको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलना होगा, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर का मीडिया है, पाकिस्तान के बाहर का मीडिया है। जाहिर है हम एक फॉरेन एजेंडे को पाकिस्तान के अंदर तो प्रमोट नहीं होने देंगे। और सब आपने तकरीबन इसमें सियासी जमातों के भी नाम है, JUIF का नाम है, PMLN का नाम है, साथ में अवामी नेशनल पार्टी का नाम है, बट हमने देखा तहरीक लब्बैक का नाम नहीं है इसमें। हालांकि आप तो कहते रहे कि तहरीक लब्बैक का बाकायदा ट्रेंड्स चलते रहे भारत से, उनका नाम क्यों नहीं है? रियासत को सबसे ज्यादा तो चैलेंज उन्होंने किया, रियासत मुखालिफ पूरा एजेंडा चलाया, आप कहते रहे, उनका नाम क्यों नहीं है इस रिपोर्ट में? नहीं, जो JUI का भी नाम है या PMLN का नाम है, वो स्पेसिफिक रेफरेंस 150 ट्रेंड्स हैं जो इस रिपोर्ट में डिस्कस किए गए हैं। उन 150 ट्रेंड्स के ऊपर जिन पार्टीज ने, फॉर एग्जांपल उनके मीडिया सेल ने हिस्सा लिया, उनके नाम है। जिन्होंने उन 150 ट्रेंड में हिस्सा नहीं लिया, उनके नाम नहीं। ये एक ट्रेंड है, ये जो कैमरा गर्दी है, ये ट्रेंड बना था जब मुसद्दिक साहब ने और मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने सेनेट में इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने कैमरे पकड़े हैं। उसके ऊपर जो ट्वीट्स हैं, जैसे अज़मा बुखारी साहिबा का ट्वीट है कि धुंध के बाद पेशे खिदमत है कैमरे, इसके अलावा 92 चैनल ने को रिट्वीट किया हुआ है, उनका भी नाम है। तो ये कैसे एंटी स्टेट है ये वाला ट्रेंड और ये वाली सारी की सारी बातें? दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनफॉर्चुनेटली आप, या तो मैंने कहा ना, आप मैकेनिज्म समझना नहीं चाहते तो मैं मदद नहीं कर सकता आपकी। दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ट्रेंड अगर कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट करता है, अगर उसका व्यू है, उसका व्यू है। मुझे आप बताइए, इसमें 10,000 ट्वीट्स इंडिया ने क्यों डाली? सवाल तो ये पैदा है ना, सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान में इसके ऊपर अगर ट्रेंड आया, बात किसी ने की, हिंदुस्तान ने क्यों इसमें जो है वो हिस्सा दिया? सवाल ये है, नून लीग के ट्रेंड्स में कितना हिस्सा लिया हिंदुस्तान ने? किसी ने क्या किया? नून लीग के ट्रेंड्स में और JUIF के ट्रेंड्स में इसमें कितना हिस्सा लिया उन्होंने? ये जो कैमरा गर्दी है इसमें 10,000 के करीब ट्वीट्स जो हैं वो, इसमें जो ये जो कैमरा गर्दी है, इसमें अभी जहां तक मुझे याद है 10,000 ट्वीट्स जो है वो इंडिया से हुए। मतलब ये 10,000 कहाँ लिखा हुआ है? ये मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट तो आपके पास है। मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूंगा, आप देख लीजिए। मैं मेरे पास तो सामने ही पड़ी हुई है, आप अपने व्हाट्सएप पर खुद खोल के मुझे पढ़ के बता दें अभी।
नहीं, मैं आपको भिजवा दूंगा ना, अभी तो मेरे पास तो है ना मेरे पास। चले मुझे ये बता दें कि फिर आपने तो कहा ना कल तहरीक लब्बैक के भी ओरिजिनेट जो ट्रेंड हो रहे थे वो हिंदुस्तान से हो रहे थे, तो उनका नाम क्यों नहीं है? सिर्फ आपकी मुखालिफ सियासी जमात? नहीं, वो तो हम पहले रिलीज कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो जो हमने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तहरीक लब्बैक की, वो हम सारा उस वक्त डाटा रिलीज कर चुके हैं। अभी और भी इसमें डाटा आना है और भी इसमें इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल कल मैंने वो नूर मकदम केस में जिक्र किया था कि बियॉन्ड टेलीविजन जो है उसने कितनी वीडियोस बनाई उस ट्रेंड के ऊपर और ये प्रोजेक्ट किया कि पाकिस्तान के अंदर औरतें महफूज नहीं है। अभी वो डाटा भी आना है और भी चीजें हैं जो बहुत सारी है जो अभी आनी है, और हमारे अपने लोगों के बहुत सारे कारनामे हैं जो अभी आने हैं। और उसमें क्योंकि ये भी कहा गया है कि जी जो जुडिशरी के ऊपर भी ओपोजिशन नून लीग ये करती है, तो अगर तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जुडिशरी के ऊपर किया गया, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब का फैसला आया और नवाज शरीफ साहब का फैसला जो ट्रेंड चलाए गए उनका भी आएगा, और 2 साल का एनालिसिस है तो तहरीक लब्बैक का भी आएगा, या सिर्फ और सिर्फ ओपोजिशन का आएगा, उन जमातों का आएगा जो आपके मुखालिफ है? देखिए, मैं आपको दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग अबाउट 10th टाइम मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जेन्युइन क्रिटिसिज्म करे कोई 1000 करे, चाहे नून करे, JUIF करे या जो मर्जी करे, सवाल सिर्फ ये है कि इसमें हिंदुस्तान से ट्वीट्स क्यों हों, इसमें अफगानिस्तान से हिस्सा क्यों लिया जाए, इसमें और मुल्कों से हिस्सा क्यों लिया जाए। सवाल जो है वो सिर्फ इतना है। बाकी जो यहाँ पे कई बातें होंगी जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है, कई बातें होंगी जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म हम समझते हैं नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर तो जेन्युइन बात करेगा तो वो तो पाकिस्तानी कवानीन है ना उनको डील करने के लिए। ये जो इस वक्त मामला है वो ये है कि ऐसे 150 जो ट्रेंड्स क्रिएट किए गए, उन 150 ट्रेंड्स के ऊपर पाकिस्तान से बाहर हिंदुस्तान से जो है वो उन ट्रेंड्स को बड़ा किया गया, उनके लिए ट्वीट्स की गई, उनको जो है वो दिखाया गया कि वो जेन्युइन ट्रेंड्स हैं, हालांकि वो जेन्युइन ट्रेंड्स नहीं थे। और फारूकी साहब जरूर देखिएगा कि जो आपने अपोजिशन के हवाले से ट्रेंड्स बताए उसमें कितना भारत के हवाले से डेटा इस रिपोर्ट में दिया गया है। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद पर बात करेंगे। अफगानिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही है। तालिबान के हमलों में इजाफा और तेजी नजर आ रही है। वो काबुल के करीब पहुंचते जा रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात में सियासी हल के हवाले से वजीर आज़म इमरान खान ने भी नाउमीदी का इजहार कर दिया है। गुज़िश्ता रोज गैर मुल्की सहाफ़ियों को दिए गए इंटरव्यू में वजीर आज़म इमरान खान का अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी पर बात करते हुए कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी की भी हिमायत नहीं कर रहा है, जबकि अमरीका और भारत के ताल्लुक पर भी वजीर आज़म ने अहम बयान दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका ने इस हवाले से सोच लिया है कि अब भारत ही उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने ये फैसला कर लिया है कि भारत उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और पाकिस्तान से मुख्तलिफ सलूक करने की वजह भी यही है। मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से जो सलूक रवा रखा है, इसमें अमेरिका की मजमूई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की झलक दिखाई देती है। इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर जो बाइडेन की कॉल के हवाले से किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहना था कि उनकी मर्जी है कि वो करें या ना करें, मैं किसी की फ़ोन कॉल का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। उनका मजीद कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अपना छोड़ा गया गन साफ करने के लिए ही अहम समझता है। ये उनकी मर्जी है कि वो कॉल करें या ना करें, ये उनका मामला है कि वो इसे ज़रूरी समझते हैं या नहीं। मैं किसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार नहीं कर रहा, ये उनका इख्तियार है। पाकिस्तान को महज अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा गया गन साफ करने के लिए अहम समझा गया, जबकि वो 20 साल तक एक फौजी हल की तलाश में थे और जबकि ऐसा हल मौजूद ही नहीं था। वज़ीर आज़म वाज़ेह तौर पर अमेरिका से शिकायत कर रहे हैं कि भारत के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी है, पाकिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी है। तालिबान पर सोच इस्तेमाल करते हुए उन्हें पुरतशद्दुद हमलों में कमी और मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहा है। इस हवाले से वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि उन्हें अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में एक सियासी हल मुश्किल नज़र आ रहा है। उन्होंने तालिबान क़यादत को इस हवाले से राज़ी करने की कोशिश की, मगर तालिबान क़यादत ने अशरफ गनी के होते हुए अफगान हुकूमत से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। बदकिस्मती से तालिबान जब यहाँ आए थे, उन्होंने अशरफ गनी से बात करने से इनकार कर दिया था। उनकी शर्त यह है कि जब तक अशरफ गनी इक़्तिदार में हैं, वो अफगान हुकूमत से बात नहीं करेंगे। ये भी बहुत अहम बयान है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ अफगान मीडिया पर खबर सामने आई कि अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हमलों के पेश नज़र अफगान हुकूमत ने तालिबान को
इक़्तिदार में शराकत दारी की दावत दे दी है। जबकि आज इस हवाले से खबर रसा इदारे अल जज़ीरा की खबर में हुकूमती ज़राए से तस्दीक भी सामने आई है। अल जज़ीरा की खबर के मुताबिक ज़राए का कहना था कि अफगान हुकूमत की जानिब से तालिबान को इक़्तिदार में शिरकत की यह पेशकश कतर में बिलवास्ता तौर पर दी गई है, जहां अभी अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान, रूस, चीन, अफगान हुकूमत और अमरीका के तालिबान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक अफगान सदारती महल की जानिब से इस खबर की तस्दीक नहीं की गई, लेकिन इस हवाले से दोहा मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले अफगान मुफाहमती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला का गैर मुल्की सिफारतकारों से बात करते हुए कहना था कि हमने अपनी स्कीम मेज़बान मुल्क यानी कतर को फराहम कर दी है, आपको भी जल्द फराहम कर दी जाएगी। ये पेशरफ बहुत अहम है क्योंकि चंद रोज पहले ही यह खबर सामने आई थी कि अफगान सदर अशरफ गनी तालिबान से मुज़ाकरात या दोबारा बातचीत का कोई रास्ता नहीं देख रहे, जिसके पेश नज़र वो अफगानिस्तान के आम शहरियों और मकामी कबाइली सरदारों को अपनी हिफाजत और तालिबान से मुमकिना लड़ाई के लिए असलहा फराहम करने पर गौर कर रहे हैं। क्योंकि जिस रफ्तार से तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहे हैं, इस बारे में अमरीकी इंटेलिजेंस पहले ही खदशा जाहिर कर चुकी है कि तालिबान 90 रोज में अफगान दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। अमरीकी दिफाई एहलकार की जानिब से इन खदशात का इजहार गुज़िश्ता रोज सामने आया था, जिस वक्त तालिबान ने अफगानिस्तान के 8 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा किया हुआ था, लेकिन अब उसके बाद तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान के दीगर सूबों तक फैल गया है। और आज खुद तालिबान के ज़राए और अफगानिस्तान हुकूमत के तर्जुमान की जानिब से इत्तला सामने आई है कि तालिबान का कब्जा 10 सूबों के दारुल हुकूमतों तक फैल गया है। तालिबान ने हालिया कब्जा गजनी सूबे के दारुल हुकूमत पर किया है, जो काबुल से सिर्फ 80 मील दूर है। और यूं गजनी एक ही हफ्ते में तालिबान के कब्जे में आने वाला 10वां सूबाई दारुल हुकूमत बन गया है। तालिबान के बढ़ते कब्जे और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तालिबान के हमलों को रोकने में नाकामी पर, बल्कि सरेंडर करने पर अमरीकी इंतजामिया भी मायूस नजर आ रही है और इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। मंगल के रोज मीडिया से बात करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि हमने 2 दहाइयों में खरबों डॉलर्स खर्च किए, हमने 3 लाख से ज्यादा अफगान फोर्सेस को जदीद साजो सामान दिया, उनको ट्रेनिंग दी। उनका मजीद कहना था कि अब अफगानिस्तान की लीडरशिप को यकजा होना होगा, उन्हें अपने लिए, अपनी कौम के लिए खुद लड़ना होगा। Afghan leaders have to come together. अफगान क़यादत को यकजा होना होगा, उनको अपने लिए लड़ना होगा, अपने मुल्क के लिए लड़ना होगा। अमेरिका ने जो वादे किए थे वो उन पर कायम है। फ़िज़ाई सपोर्ट फराहम करना, यकीनी बनाना कि उनकी फ़ोर्स फ़ाल और काबिल अमल रहे, उनकी फोर्सेस को राशन और साजो सामान फराहम करना और उनकी तमाम तनख्वाहें अदा करना, लेकिन उन्हें लड़ना पड़ेगा। मेरा ख्याल है वो अब ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि उन्हें सियासी तौर पर आला सतह पर यकजा होना होगा और हम अपनी बात पर कायम रहेंगे और मुझे अमरीकी अफवाज वापस बुलाने के अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से वाज़ेह किया गया कि अफगान फौज की तादाद भी तालिबान से ज़्यादा है, अफगान फौज के पास असलहा भी तालिबान से ज़्यादा है, उनके पास फ़िज़ाई ताकत भी मौजूद है, तो उन्हें लड़ना चाहिए। मगर अफगानिस्तान में लड़ाई नज़र नहीं आ रही है। अफगान फौज मुसलसल तालिबान के आगे सरेंडर कर रही है, अमेरिका शिकायत कर रहा है, दुनिया देख रही है और फिर अफगान हुकूमत इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रही है। इस सारी सूरत हाल में सवालात पैदा हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इस हवाले से वाज़ेह कर रहे हैं कि अशरफ गनी के होते हुए तालिबान मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे। अब अफगान हुकूमत तालिबान को पेशकश कर रही है। देखते हैं कि इसके क्या नताइज सामने आते हैं उस वक्त जबकि तालिबान काबुल के करीब पहुंच रहे हैं। खुद मगरबी मीडिया कह रहा है कि 1 से 2 महीने की ये कहानी नजर आती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। चौहत्तर सालों में अब तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में किसी खातून जज का तकर्रुर नहीं हुआ है। पाकिस्तानी खवातीन आलमी अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में तो तैनात हुई मगर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकी, जो कि बड़े अफसोस की बात है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत काबिल खवातीन वकला और हाई कोर्ट की जजेस रहीं मगर सुप्रीम कोर्ट में मर्द जजेस ही रहे। लेकिन अब इसकी एक उम्मीद पैदा हो गई है। इम्कान है कि लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया जाए। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 9 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट की जज बनाने पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुशीर आलम 17 अगस्त को ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस आयशा मलिक को जस्टिस मुशीर आलम की खाली नशिस्त पर तैनात किए जाने का इम्कान है। जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं और जुडिशल कमीशन से मंजूरी की सूरत में वो सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बन जाएंगी। जस्टिस आयशा मलिक ने लाहौर हाई कोर्ट की जज के तौर पर मिसाली फैसले दिए हैं। खासतौर पर खवातीन के हुकूक से मुताल्लिक उनके चंद फैसले निहायत अहम हैं, रिवायत से हट कर हैं। जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट में एक निडर और काबिल एहतराम जज के तौर पर जानी जाती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में उनका तकर्रुर होता है तो यकीनन ये एक अच्छी खबर और नई रिवायत होगी और उम्मीद है कि ये रिवायत आगे भी जारी रहेगी।
इजाज़त दीजिए, अल्लाह।